जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करें तो इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पर हमारे पास H2 है और Cl2 है, इन दोनों को मिलाया गया तो मिलने पर इनको HCl बन गया। क्लियर है कि समझ में? चलिए आगे देखते हैं। अगला है रासायनिक, यहाँ अभिकरण में जाकर अभिक्रिया रहेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया के घटक, देखिए रासायनिक अभिक्रिया के कई घटक हैं। उनमें से नंबर 1 है अभिकारक। इन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। तो उपरोक्त उदाहरण में H2 और Cl2 हमारे क्या है? अभिकारक है। ठीक है। अच्छा, अगर किसी रासायनिक प्रक्रिया में एक से अधिक अभिकारक का यूज हुआ है तो उनके बीच में प्लस साइन का यूज होता है और अभिकारक को हमेशा तीर के, जो हमारे पास तीर है, इसके बाईं ओर दिखाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड है उत्पाद। ये पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उत्पाद कहलाते हैं। जैसे उपरोक्त अभिक्रिया में H2 और Cl2 को मिलाने पर 2HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद को दाईं ओर दिखते हैं। रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभिकारकों और बनने वाले उत्पादों को उनके प्रतीकों के द्वारा व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। हमारे पास एक रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें जिंक लिया गया है और यहाँ पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल लिया गया है। तो इन दोनों को मिलाने पर बन गया जेरेन SO4 यानी जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ। इस अभिक्रिया को यहाँ पर प्रतीकों में लिखा गया है और इसी अभिक्रिया को हम बोलेंगे रासायनिक समीकरण। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? फिर बोलो भाई, सिंपल सी बात है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों के रूप में लिखा दो, ये हमारा रासायनिक समीकरण हो गया। डन। चलिए अब अगला है हमारे पास रासायनिक समीकरण का महत्व। तो रासायनिक समीकरण क्यों लिखते हैं? तो देखिए इसके निम्न महत्व। नंबर 1, अगर हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं तो इसको प्रतीक के रूप में लिखना आसान होता है, यानी यह संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, उसमें भाग लेने वाले अभिकारकों और बनने वाले उत्पादों दोनों के प्रतीकों का ज्ञान हो जाता है। क्लियर है? दोनों के प्रतीकों का ज्ञान हो जाता है। तीसरा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक यौगिक के कितने अणु या परमाणु भाग ले रहे हैं हमें ज्ञात हो जाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या का ज्ञान हो जाता है। अब चौथा, यहाँ पे देखिए है नहीं क्या, अवस्था का ज्ञान हो जाता है। इसका अवस्था का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो यानी इसमें जो हमारे पास जो अभिकारक हैं और जो हमारे पास उत्पाद बन रहे हैं वो किस अवस्था में रहेंगे, उनकी अवस्था का भी ज्ञान होता है। ठीक, किसी पदार्थ का द्रव्यमान कितना है या किसी यौगिक का द्रव्यमान कितना है, ये निकालने के लिए अगर हमारे पास मोलों की संख्या दिया गया है, यानी कितने मोल मात्रा उसकी दी गई है, अगर मुझे ये ज्ञात रहेगा तो उस रासायनिक अभिक्रिया में मैं उस पदार्थ का द्रव्यमान ज्ञात कर सकता हूँ। वहीं इसका विलोमता, यदि हमारे पास कोई किसी पदार्थ का द्रव्यमान दिया गया है तो हम उसके मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मोलों की संख्या आपको निकालना है दोनों संख्या बराबर हो जाएगा बर्फ की मात्रा बटे मात्रा। रेडी है रासायनिक समीकरण के प्रकार। देखिए रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं रिएक्टेंट। एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। इस असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण भी कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण, इस रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पादक की परमाणु की संख्या समान नहीं होती, उसे असंतुलित या कंकाली समीकरण कहते हैं। तो यहाँ देखिए H2 है, O2 है और यहाँ पर हमारे पास बन गया H2O। आप यहाँ पे देखेंगे LHS लिख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए RHS। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन की परमाणु को लिखा जाए तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन में कितनी परमाणु है? 2। और ऑक्सीजन में कितनी परमाणु है? 2। लेकिन राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो हाइड्रोजन में कितने परमाणु है? 2 और ऑक्सीजन की कितने? 1। ये बैलेंस नहीं। ठीक है, इस प्रकार के समीकरण को जिसमें दायां पक्ष की परमाणु की संख्या और बाएं पक्ष की परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती, उन्हें क्या बोलते हैं? असंतुलित समीकरण या कंकाली समीकरण। अगली है संतुलित रासायनिक समीकरण। ये क्या होता है रिएक्टेंट? जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के प्रत्येक परमाणुओं की संख्या समान होती है, यानी दाएं पक्ष में जितने परमाणु होंगे उतने ही बाएं पक्ष में परमाणु होंगे, इस प्रकार के समीकरण को कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण या संतुलित समीकरण। यहाँ इस उदाहरण में देखिए, अगर हम यहाँ पे दो भागों तोड़ दें, यहाँ बायां पक्ष लिख दें और अगर यहाँ पर दायां पक्ष लिख दें और देखिए यहाँ हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या लिखेंगे तो हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पर 2 दूनी 4। हाइड्रोजन की कितने परमाणु? 4। अब राइट हैंड साइड में देखिए, यहाँ भी हाइड्रोजन की कितने परमाणु हैं? यहाँ पर सब स्क्रिप्ट में 2 है, 2 का गुणा 2 करेंगे 4 है। और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर? देखिए बाएं पक्ष में ऑक्सीजन कितने हैं? 2 और दाएं पक्ष में ऑक्सीजन यहाँ पे 2 का इसमें गुणा होगा, यहाँ भी इसकी 2 इस प्रकार से हम कहेंगे यहाँ पर बाएं पक्ष में परमाणुओं की संख्या और दाएं पक्ष में परमाणुओं की संख्या समान है।
इस प्रकार के पेशन को इस प्रकार के समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं। आगे समझाया गया वही चीज विस्तार से। संतुलित समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें अभिकारक और उत्पाद के एक तत्व की परमाणु की संख्या समान है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के पहले जो कुल द्रव्यमान होगा और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो कुल द्रव्यमान होगा, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे संतुलित समीकरण। द्रव अविनाशता के नियम है। अब द्रव अविनाशता का नियम क्या है, अगर आप जानना चाहें तो देख लीजिए। द्रव अविनाशता के नियम के अनुसार मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उत्पादों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों के द्रव्यमानों की मात्रा के बराबर होगा। ठीक है, समझ में? यानी कि इधर जितना द्रव्यमान होगा दाएं पक्ष में उतना ही बाएं पक्ष में होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि कई विधियां हैं, जिनमें से आपकी बुक में एक विधि है, तो इसको हम बोलते हैं अनुमान विधि या हीट एंड ट्रायल विधि। क्या बोलते हैं? हीट एंड ट्रायल विधि, इसको अनुमान विधि भी कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष के तत्वों की संख्या को लेकर बारी बारी से इनको संतुलित करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है H2 O2 और ये दिखाया गया H2O। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या बराबर करना चाहेंगे। यहाँ देखेंगे, यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, तो दाएं पक्ष में भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु। परंतु अगर आप यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या की बात करें तो यहाँ बाएं पक्ष में 2 परमाणु है, जबकि दाएं पक्ष में ऑक्सीजन के केवल 1 परमाणु है। इस प्रकार से यह समीकरण हमारा संतुलित नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, ऐसे टेबल बना लेंगे। यहाँ लिखेंगे LHS और यहाँ लिखेंगे LHS। फिर आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, जैसे लिख लीजिए, यहाँ O लिख लीजिए। हाइड्रोजन के यहाँ 2 परमाणु, यहाँ भी 2 परमाणु। यहाँ ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 2 और यहाँ पर 1। बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करने के लिए इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हाइड्रोजन कितनी बार जाएगा, 4 बार। ये हाइड्रोजन हमारा 2 गुना होगा। अब हाइड्रोजन अगर इस बार 4 बार हो गया तो इस बार भी 4 बार होगा। इसको बैलेंस करने के लिए मुझे इधर भी राइट लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा इस प्रकार से इसका जो संतुलित रूप होगा वह इस प्रकार से लिखा जाएगा। और यहाँ पर ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस। अब देखिए हाइड्रोजन के 4 परमाणु और यहाँ पे 2 लिख दीजिए। यहाँ भी हाइड्रोजन के 4 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु। इस प्रकार से बैलेंस होगा। समझ में आ? ठीक, आगे बढ़े। यहाँ पर 4 अणु थे, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 का गुणा कर दिया। ठीक है, ये भी 4 अणु हो गए। अब ऑक्सीजन यहाँ पर ऑलरेडी बैलेंस हो गया दोनों तरफ। ठीक है, और लास्ट में क्या करते हैं, इसकी जांच करते हैं। एक बार पूरा हम जब रिएक्शन कंप्लीट कर देते हैं, जांच कैसे कर लेते हैं। ऐसे करने का मतलब ये होगा बच्चों इधर ना आए। ठीक है, यहाँ से कैसे एक बार संतुलन इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए कीप करें। अपने महत्वपूर्ण सुझाव को आप हमें कमेंट्स में बताइए। आपके सुझाव से हमें एक नई ऊर्जा मिलती है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट्स जरूर कीजिए।